नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। कैसे हैं सब? तो हम डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बारे में अगर बात करूं तो हमने जनवरी से लेकर और जुलाई 2025 और 2026 की बात करूं तो फरवरी कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। ठीक है, और जनवरी का आज लास्ट पार्ट है। अब आपकी मार्क्स की रहेगी वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बाकी एकेडमी के बहुत सारे इनिशिएटिव आपके लिए चल रहे हैं, विशेष करके अभी धुरंधर जो है आपके लिए प्लान स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे फौलाद टेस्ट सीरीज चल रही है, तो सबका आप लाभ उठाइए। ठीक है, बहुत ही मेन जो है आपके एकेडमी आपके लिए कर रही है, और खास करके जो हिंदी मीडियम के छात्र है उनके लिए मैंने SCS के 5 साल के PYQ उनका क्या लेवल का रिवीजन कराया। आप एक बार क्लास जाके जरूर देखें प्ले लिस्ट में। ठीक है, SCS 5 ईयर PYQ हिंदी मीडियम सॉल्यूशन आप देखोगे ना, एक एक क्वेश्चन को 360 डिग्री एनालिसिस करके डिटेल के साथ हर चीज को बताया है। और उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिस्ट्री और साइंस आप जरूर देखें, मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे एक तरफा सिलेक्शन है, लगभग मैं बात करूं तो 35 से 40 क्वेश्चन यहां से आते हैं और यही कट ऑफ आपकी जाती है। तो मैक्सिमम मैं अगर किसी को एडवाइस भी देना चाहूंगा उनको यही बोलूंगा, अगर प्रीलिम्स निकालना है SCS का तो आपकी साइंस और आपकी हिस्ट्री बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी पॉलिटी और भी बहुत सारी सब्जेक्ट है, पर आपको यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में मैं एक और ऐड कर देता हूं, हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके जिनको लेना है स्पेशल बैच है। ठीक है, इसके अलावा अभी कोई जॉब में हर प्लान कर रहा है कि 20 दिन में कुछ हो सकता है, तो आप धुरंधर बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको 14-15 घंटे, पर आपके लिए बेहतरीन है। बाकी मेंस के और इनिशिएटिव है जो प्रीलिम्स पास होते हैं, ये भी आपके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 3 में हमारे जो रह गया था PIB, तो PIB तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले जो भी SCS के PYQ देखे होंगे, PIB से हूबहू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो समावेशी विकास और विकलांगता अधिकार को लेकर PIB में एक न्यूज थी कि अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस ने विकलांग व्यक्तियों, विकलांग अब नहीं बोल सकते हम, मोदी जी जो है बोलते हैं दिव्यांग। ठीक है, बिल्कुल दिव्यांग, क्योंकि दिव्यांग है तभी तो वो इतनी सारी चीजें इस तरीके से मैनेज करते हैं। उनके लिए समावेशी और न्याय संगत स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO के आह्वान पर प्रकाश डाला है। तो हमारा ये एक लोगो है, आप बोल सकते हो एक्सेसिबल इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया। ठीक है, ये इस तरीके से तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हाल ही में WHO के आह्वान पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस ने विकलांग व्यक्तियों के लिए। आपको क्या लगता है ये समावेशी विकास कैसी अवधारणा है? बताओ जरा। समावेशी विकास क्या एक आर्थिक अवधारणा है या कोई सामाजिक अवधारणा है? आप कमेंट बॉक्स में सोचो जरा क्या है। तो आप ये ध्यान रखना, समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम जो योजनाएं याद आती है कि कोई भी ऐसी योजना जहां पर इतने सारे लोग हैं इकट्ठे। ठीक है, ये अमीर लोग है, उससे थोड़ा ये कम अमीर है, उससे थोड़ा थोड़ा गरीब गरीब, ऐसे तो जो लाभ मिल रहा है जो योजनाओं का, वो अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे, अंत्योदय। ठीक है, पिछली सीट पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी लाभ पहुंचे। ठीक है, इसलिए आप देखोगे DBT प्लान हो गया, बहुत सारी चीजें हमने करी इनके लिए। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, ये एक आर्थिक अवधारणा है। मैं बात करूं इंडिया में, ये समान भागीदारी की बात करती है और साथ में विकास के लाभों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना, गरीबी कम करना और समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देती है। तो इसका उद्देश्य केवल ये नहीं है। समावेशी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? केवल GDP पर ध्यान नहीं देना है, इसके अलावा जो भी इंडिकेटर है जो हम बात करते हैं UNDP की रिपोर्ट में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट में HDI इंडेक्स की बात करते हैं, तब हम वहां 3 पैरामीटर की बात करते हैं, तो उन सब की हम बात करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो केवल ये GDP की वृद्धि दर पे ध्यान नहीं देता, बल्कि ये भागीदारी, इनइक्वलिटी को कम करने, ठीक है, और इसके अलावा स्थिरता और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। और भारत ने पहली बार अगर पॉलिसी के लेवल पे बात करें, प्रयास किए, वो किए छठी पंचवर्षीय योजना में। इन्होंने समावेशी विकास की अवधारणा पर जोर दिया था, 80 से 85 की बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वहां पर एक नारा भी था, कब ना, कौन सा नारा था? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में आया? कमेंट बॉक्स में बताओ आप। ठीक है, इसके अलावा हमारी थीम भी थी, आप 12वीं पंचवर्षीय योजना की थीम देखोगे तो फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी थीम थी। तो इस तरीके से जो है ध्यान रखेंगे। तो अब इनमें हम बात करें तो समावेशी विकास और विकलांगता अधिकार के बारे में, तो आपको विकलांग या दिव्यांग से रिलेटेड कुछ डेटा पता होना चाहिए जो मेंस में काम आते हैं।
ठीक है, हम इसको एक एक्ट के थ्रू भी बोल सकते हैं। उस एक्ट का जो नाम है वो ये है RPWD अधिनियम 2016, जिसके अंदर पहले क्या थी, 7 कैटेगरी थी कि कोई भी दिव्यांग कैसे पहचाना जाएगा, तो 7 कैटेगरी, अब 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 21 कर दी। आपको इतना ध्यान रखना है। तो 21 विकलांगताओं को यह मान्यता देता है। और बात करें वर्तमान में पॉपुलेशन कितनी है दिव्यांग की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखोगे तो आपको लगभग 2.2% मिलेगी ओवरऑल जनसंख्या की। ठीक है, तो ये डेटा आपके काम का है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता, बिल्कुल समानता और संवैधानिक नैतिकता यहां पर मेन दिखती है। ह्यूमन कैपिटल का हम कैसे उपयोग करें, दिव्यांग कार्यबल में महत्वपूर्ण योगदान कैसे दे सकते हैं, ठीक है, उनको एक्सेसिबल एजुकेशन, एक्सेसिबल एम्पावर तरीके से हम कर सकें उसको। ठीक है, इसके अलावा ये उपाय, उस उपाय में ये भी बात करिए कि इनको 4% नौकरी आरक्षण मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है नौकरी में। ठीक है, कितना, 4%। तो ये फैक्ट कहीं काम आ सकता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये कुछ पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, यहां से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए इनके लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया है। इसमें क्या है कि जो भी उनको हर तरीके से हम टेक्नोलॉजी दें, ठीक है, निर्मित स्थानों पर परिवहन में, ICT में पहुंच को आगे बढ़ाता है, और संशोधित ऐप शिकायत रिपोर्टिंग और एक्सेसिबिलिटी मैपिंग प्रदान करता है। इसके अलावा आजकल दिव्यांग से रिलेटेड एक कार्ड बन गया है, ठीक है, UDID कार्ड, ये बहुत जरूरी है। इसमें आप देखोगे तो सब कुछ, जैसे अपना आधार कार्ड, कैसे आधार कार्ड इनका भी होता है, पर UDID कार्ड एक स्पेशल यहाँ पे है। तो एक एकीकृत, एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, इनके बारे में सब डेटाबेस यहाँ पे बनता है। तो जो लाभों, उनकी नवीनीकरण, योजना एकीकरण के पारदर्शी वितरण को सक्षम बनाती है। ठीक है, और साथ में इनके लिए अलावा और भी है ADIP योजना, जो गतिशीलता, उनके मूवमेंट को, उनके कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए आधुनिक सहायक उपकरण हो गए, प्रत्यारोपण हो गया, उपचार हो गया, सर्जरी हो गया, उसके बाद में सहायता भी प्रदान करती है। तो कुल मिला के यही है, हमें अंतिम मील वितरण है उसको मजबूत करना है, स्केल फाइनेंसिंग और बीमा करना है इनका। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में एक कोई आपको प्रोटोकॉल याद आ रहा है, सेंडई फ्रेमवर्क याद आ रहा है, सेंडई फ्रेमवर्क इनसे ही रिलेटेड था, सेंडई और एक ह्यूगो। तो सेंडई फ्रेमवर्क थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहां हुआ है, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डी फॉर उत्तराखंड, देहरादून, तो डी डिजास्टर, डी से देहरादून, तो देहरादून में आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड समिट हुआ है, और वो इंडिया में हुआ है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें 2025 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में बड़े उन्नयन की घोषणा करी है, जिसमें 6 मौसम रेडार, 33 लेबोरेटरी, 142, ठीक है, AWS स्टेशन भी शामिल है इसमें। अब ये है क्या, ये 2025 आपदा लचीलेपन पर एक वैश्विक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पर आवाज उठाई जाती है, जो बदलती जलवायु में आपदा जोखिम में कमी के लिए, भविष्य के लिए तैयार रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक, नीति निर्माता, चिकित्सक और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लेके आता है। थीम याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, लचीले समुदाय के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी कॉपरेशन को मजबूत करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं आपदा नहीं दे रखा है, तो इसलिए थीम ध्यान रखना, आयोजित है देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट अपने को याद करने, यही अपने काम का है। ठीक है, वन लाइनर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कुछ सैन्य अभ्यास हमारे न्यूज में रहे, तो सैन्य अभ्यास से रिलेटेड आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मान लो 2 अभ्यास उस टाइम न्यूज में थे। तो पहला अभ्यास था गरुड़, तो गरुड़ जो है ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और ये फ्रांस में ही हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है तो याद करने की जरूरत नहीं है। एक अभ्यास जो हुआ है वो गरुड़ शक्ति। अब गरुड़ और गरुड़ शक्ति, तो शक्ति ध्यान रखना इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और ये शक्ति ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में, गरुड़ शक्ति। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, तो गरुड़ 25 ये मेजबान जो है फ्रांस में ही हुआ है, डी मोरसन जगह पे हुआ है, और ये लोग शामिल है। ठीक है, इसमें ये नाम कुछ पता होना चाहिए, जैसे IL-78, ये हमने कहां से लिया बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, सोचो। IL-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाला, और C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, ये अपने किसका है, USA का। लेकिन IL-78 कहां का ये बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, IL-78। ठीक है,
और ये अभ्यास जो है हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड। अगली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगली न्यूज हेडलाइंस। भारत ने यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की मेजबानी करी है। कौन सी करी है? 20वीं इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, आईजीसी। ठीक है, भारत ने यूनेस्को की। तो भारत लाल किले नई दिल्ली में इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की जो है मेजबानी कर रहा है। ठीक है, कहां कर रहा है? न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, याद करना। ये समिति क्या करती है? वही एक 24 सदस्यीय यूनेस्को निकाय है और जिसे 2003 कन्वेंशन के तहत इसको बनाया गया था। ठीक है, मेजबान अभी जो है दिल्ली में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी इनके अलावा याद करने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, 2003 में बनी थी और बाकी सदस्य क्या करते हैं क्या नहीं करते अपने को। अगला है हरिमऊ। हरिमऊ वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष करके अपन ध्यान रखें। हरिमऊ ये हुई है मलेशिया, म से मलेशिया, मलेशिया और भारत के बीच में हुई है और राजस्थान में हुई है। ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में वहां हुई है। ठीक है, तो बीकानेर की जो भुजिया बड़ी फेमस है। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास हरिमऊ शक्ति। ठीक है, ये द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण, बिल्कुल सही, बाइलेटरल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई जो कि न्यूज में थी। यहां टाइम अगला देखो, बहुत ही बड़ी लाइन है, बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी याद नहीं करना है। किस संस्था ने यूपीआई को, यानी जो है यूपीआई फुल फॉर्म क्या बताओ? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में सूचीबद्ध किया है। और बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमिक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने रिकॉग्नाइज किया है, लिस्टेड किया है। आप देखोगे ना, तो यूपीआई स्टेट अगेंस्ट अदर लीडिंग इंटरनेशनल रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म, तब आप देखोगे इंडिया नंबर 1 है और नंबर 2 पे देखोगे तो ब्राजील है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंडिया का देखो 129 बिलियन। ठीक है, और आप देखोगे परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म 49%। तो बड़ी बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि मोबाइल, भाई हमारी जनसंख्या ही इतनी है तो हर एक आदमी के पास मोबाइल है हाथ में। ठीक है, तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तो बनना ही है, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात करें, आईएमएफ ने आधिकारिक तौर पर भारत के यूपीआई को लेन देन की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। क्या किया? रिकॉग्नाइज किया है। किस संस्था ने किया है? आईएमएफ ने। ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। यूपीआई सभी वैश्विक वास्तविक समय डिजिटल भुगतान का कितना परसेंट हिस्सा है? तो 49%, लगभग 50% वर्ल्ड में। 2 नंबर पे ब्राजील है, चाइना तो 4 नंबर पे है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और ये किसके द्वारा रेगुलेटेड है? एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेगुलेटेड है। ठीक है, यूपीआई की स्थापना 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन द्वारा। अभी बताओ आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये अपने याद करना है, सीधी बात है। अब इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट याद करो, इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट, ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। तो ये एक रिपोर्ट है, पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई है? तो आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। अगला देखो, अगला है कोल सेतु। तो नाम से ही लग रहा है कोल सेतु यानी कोयला से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म है निर्बाध, कुशल और पारदर्शी उपयोग के लिए कोल लिंकेज की नीलामी की नीति, कोल सेतु। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरएस लिंकेज नीति के तहत एक नए कोल सेतु विंडो निर्माण को जो है मंजूरी दे दी है, जो किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए दीर्घकालिक कोयला लिंकेज को सक्षम करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो कोल सेतु ये है, कोल सेतु। ठीक है, आ सकता है, मतलब कोल नीलामी के बारे में बात हुई है। वो जो यूज कर रहे हो आप पारदर्शी होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोयला मंत्रालय के द्वारा है और इतना ही ध्यान रखना। और एनआरएस नीति जो है 2016 की है, नई कोल सेतु विंडो के लिए। ठीक है, बाकी बिल्कुल कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, फिर है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र अभी हाल ही में न्यूज में क्यों था? तो हमने बताया था यूनेस्को की जो 20वीं सेशन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, तो वहां पर जो है नाट्य शास्त्र पर एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, तो इसलिए वो न्यूज में है। नाट्य वेद 5वां वेद है। ठीक है, और संस्कृत में है, भरत मुनि को श्रेय दिया जाता है। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेनली यहाँ पे जो अगला है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन किन के बीच में होता है? तो ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में
अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 नंबर जो है 2025 में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये दूसरा संस्करण था, क्या था, दूसरा संस्करण था डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। मेजबान देश जो कि अभी अबू धाबी में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने को आपको जरूरत है। अगला बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो है, तो बीओपीएस में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ज्यादा अपने दिमाग क्यों लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपको ही पता है करंट से क्वेश्चन आने हैं 10 या 7-8, तो 7-8 में आपको क्या लगता है इतने सालों की, 1 साल की इतनी बड़ी न्यूज होती है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, ठीक है, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है। अगला देखो, अगला है NTRAF यानी नेशनल टेक्नोलॉजी तत्परता आकलन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, जिन्होंने भारत के अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी परिपक्वता का आकलन करने के लिए एक समान साक्ष्य आधारित प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तैयारी एक अनावरण किया है अभी हाल ही में, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में है, तो इसमें भी कुछ खास है नहीं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें जो रिलेशन दे रखा है इंडिया रसिया, तो ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है कि अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति जो कि पुतिन है, नई दिल्ली में 23वां भारत रसिया एनुअल समिट हुआ है, तो भारत की राजकीय यात्रा पर ये आए थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो हमारे संबंध की बात करें, हम 2010 से ही विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी हमें प्राप्त है, ठीक है, 2010 से ही संबंधों की प्रकृति, और संबंध तो देखो बहुत बढ़िया संबंध है हमारे, ठीक है, हर तरीके से आप देखोगे तो। और क्या क्या चीजें हम यहाँ से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो विरासत और वर्तमान प्लेटफॉर्म पे देखें अगर डिफेंस में, तो रूस भारत का सबसे प्रमुख डिफेंस पार्टनर बना हुआ है, ठीक है, खास करके सुकोई 30 तो ध्यान रखना पूछा जा सकता है, रसिया MKI, ठीक है, सुकोई 30 MKI T-90 टैंक हमने रसिया से खरीदा है, INS विक्रमादित्य, बहुत सारी S-400 वायु रक्षा प्रणाली, तो ये कुछ जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, तो यहाँ ये रसिया से हमने खरीदे। साथ में ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल, ठीक है, ये हमने यहाँ से खरीदी है। और इसके अलावा जो है कुछ हमारे अभ्यास जैसे इंद्र अभ्यास है, ये न्यूज में है, ठीक है, गरुड़ जो एक्सरसाइज वो होगी, या जापाद, ये ध्यान रखना जापाद, तो ये केवल जापाद आपको लगेगा जापान नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम एटॉमिक में भी बात करें तो कुंडुकुलम जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, और गगनयान वाला हो गया, इसमें जो है रसिया डेवलप करके दे रहा है, हमें हेल्प कर रहा है हमारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुंडुकुलम कहाँ है कमेंट बॉक्स में बताओ जरा, एक दिन मैंने आपको पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाए थे, ठीक है। व्यापार कनेक्टिविटी की बात करें तो हमारे जो है व्यापार लेवल पे आप देखोगे फार्मास्यूटिकल में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, केमिकल को लेकर, मरीन प्रोडक्ट को लेकर काफी सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी रिसेंट में ये हमने टारगेट रखा है, ये ध्यान रखने योग्य है कि 2030 तक, ये हमने टारगेट रखा है 2030 तक हम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करेंगे, 100 बिलियन का हम करेंगे ट्रेड, और 50 का हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट करेंगे 50 का, 100 बिलियन का करेंगे 2030 तक, ये हमारे टारगेट है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमारे कुछ बहुत सारे कॉरिडोर है, इसमें आप देखोगे ये INSTC, इसको पिछली क्लासों में खूब डिटेल में डिस्कस किया है। साथ में एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा है, तो ये ध्यान रखना इंडिया में वो कौन सी जगह है, तो मुंबई नहीं है, चेन्नई है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे चौक पॉइंट जो है वो हम देखते हैं यहाँ से। बाकी हमारे शिक्षा संस्कृति से लेकर लोगों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज, बहुत सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। तो बस ये हमें जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे एनुअल समिट तो होते ही होते हैं, 2+2 डायलॉग भी होते हैं, हमारे NSA डायलॉग भी होते हैं, कुछ हमारे बहुत सारे एक्सरसाइज भी होती है। तो कुल मिला के हमारे संबंध जो है रसिया से ठीक है, पर वर्तमान में बहुत सारी चीजें जो है हो रही है, ठीक है, जिससे आप भी वाकिफ है। तो 23वां भारत रसिया वार्षिक शिखर सम्मेलन विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए एक संयुक्त बयान के साथ जो है संपन्न हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना पुतिन साहब आए हुए थे, ठीक है। और ये भी है कि हमने 25 साल पूरे किए हैं 2025 शिखर सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी के, 2000 में स्टार्ट हुई थी, 2025 नहीं 25 साल हमने पूरे किए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम 2030, ये हमने रसिया के साथ किया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई 100 अरब डॉलर का तो हमें ट्रेड करना है और 50 बिलियन डॉलर का हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। जैसे हमारा अमेरिका के साथ है मिशन 500 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है ध्यान, बाकी हम और भी उसमें जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं G20 में, SCO में, ब्रिक्स में, काउंटर टेररिज्म में, क्लाइमेट चेंज में हम हमेशा सहयोग के लिए रहते हैं। सऊदी यूनेस्को को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज रट लो, ठीक है। ये यूनेस्को ने अभी हाल ही में 2025 जो अभी अपडेट जो हुई है 20वीं, तो ये हमारे इंडिया में ही हुई। तो वहां पे आप देखोगे तो अपडेट में 3 और सऊदी शहर, रियाद,
अल उल्ला, तो ये अल उल्ला है, ठीक है। रियाद है, ये रही रियाद है, ठीक है। और एक है रियाद अल खाबरा, रियाद अल खाबरा। इन तीनों को जो है अभी हाल ही में क्या मिला है, ग्लोबल सिटीज ऑफ लर्निंग सिटीज में जोड़ा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है सऊदी यूनेस्को। तो अभी ये रिसेंट में बस इतनी सी लाइन आपको जो है ध्यान रखनी है, बाकी अपने कोई काम की है नहीं, ठीक है। तो और बाकी जो है आप जानते ही हो SDG 4 जो है एजुकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखें। और भारत के 3 शहर याद कर लो, भारत के 3 शहर, एक तो वारंगल है जो तेलंगाना में है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एक त्रिशूर केरला में है, ठीक है, एक जो नीलांबूर, तो 2 केरला में है, 2 केरला में, एक तेलंगाना में है, वारंगल, त्रिशूर, नीलांबूर। ये अभी जो है भारत के 3 जो है ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026, ये अभी भारत को ब्रिक्स की 18वीं अध्यक्षता सौंप दी है, ठीक है, अभी हाल ही में। तो ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 कैसे होती है, क्या होती है, उनके बारे में पॉइंट है। पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, यकांतरेनबर्ग, ठीक है। फिर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ था 2011 में, तब जाके ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स का कोई, आज आप ध्यान रखना, कुछ बातें बता रहा हूं जो आप याद करेंगे। ब्रिक्स का अभी तक कोई सेक्रेटरीट नहीं है, कोई सचिवालय नहीं है। दूसरी बात है इसमें ये है, ब्रिक्स के अलावा अब और भी लोग जुड़ गए, पर रोटेशन बेस पे होती है। जैसे अब इंडिया है, अगला चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, फिर रशिया, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो एक घूर्णन के थ्रू जो है ये चीजें होती है। एनडीबी हमने जो है फोर्टालिजा डिक्लेरेशन हुई थी 2014 में, तो इसका मुख्यालय जरूर है संघाई चाइना में है। बाकी और भी सदस्य देश है, आप देखोगे तो ज्यादातर ई से मिलेंगे। तो ई फॉर इजिप्ट, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर ईरान, ठीक है, ई फॉर अमीरात, ई अरब, इंडोनेशिया, ज्यादातर ई है, ठीक है। अध्यक्षता कैसे, मतदान से नहीं चुना जाता है, ध्यान रखना। रोटेशनल है, चुनाव के माध्यम से बिल्कुल नहीं चुनते हैं, ठीक है। प्रत्येक अध्यक्षता वर्ष की इतने साल तक चलती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ शेरपा होते हैं, कुछ मंत्री होते हैं, कुछ नेता होते हैं। अगला हमारा है गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मानसिक स्वास्थ्य पर वैश्विक घोषणा, ठीक है। अभी हाल ही में 80वीं जो है UNGA हुई, उसमें विश्व नेताओं ने एक ऐतिहासिक वैश्विक राजनीतिक घोषणा को अपनाया, जो संयुक्त रूप से पहली बार NCD और मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस में डिजीज को लेकर चीजें दे रखी है, ठीक है। तो डिजीज को लेकर दे रखी है, तो वहां से जो है क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। घोषणा में पहली बार जो है 2030 टारगेट, उसमें फास्ट ट्रैक परिणाम लक्ष्य पेश किए। खास करके उन्होंने बोला कि 150 मिलियन कम तंबाकू उपयोग करता, उच्च रक्तचाप वाला 150 मिलियन से अधिक लोग नियंत्रण में है, और 150 मिलियन से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के साथ। तो ये कुछ चीजें जो है इसमें बताई गई है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक। तो इसमें तो देखो अभी हाल ही में निंदा हुई है UNSC ने, सूडान के दक्षिण में एक जगह थी कोदोफान में, अभी हाल ही में क्या हुआ, अबई के लिए जो है 6 बांग्लादेशी कर्मी मारे गए, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो इतना ही जो है ध्यान रखेंगे आप। बाकी देखो अगला ब्लू लाइन क्या है, ब्लू लाइन किससे रिलेटेड है, न्यूज में क्यों है, पूछा जा सकता ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन की बात करें तो दक्षिणी लेबनान में ब्लू लाइन के पास में कथित तौर पर इजरायली रक्षा बलों के ठिकानों में आग लगने के बाद गोलीबारी से UN इफिल का एक शांति सैनिक घायल हो गया है, ठीक है। तो अपने को तो ये ध्यान रखना ये ब्लू लाइन है क्या, ठीक है, ये लाइन है वो। तो आप देखोगे तो इजराइल इस तरफ दिख रहा है, लेबनान इस तरफ दिख रहा है, ठीक है। ये तो कुल मिला के अपन बात करें ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन UN द्वारा पहचानी गई वापसी रेखा है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा अनिवार्य दक्षिणी लेबनान से इजराइल की वापसी, बस इतना ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। 2000 में स्थापित हुई थी। अगला है जस्टिस मिशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्टिस मिशन किसको लेकर है, तो अभी कुछ चाइना ने जो है ताइवान के चारों ओर जस्टिस मिशन 2025 नामक बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास किए हैं, जिससे मिसाइल लॉन्च, फाइटर और जेट सॉर्टी और नौसैनिक तैनाती शामिल थी। तो इसलिए ये न्यूज में था जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप देखोगे ये जो चीजें यहाँ पे दे रखी, तो एक तरफ ताइवान है ये, और यहाँ चाइना है, और ये चीजें हो रही है, ठीक है। तो एक देखोगे उच्च तीव्रता वाला 2 दिवसीय PLA पीपल लिबरेशन आर्मी सैन्य अभ्यास, जिसमें लाइव फायर मिसाइल लॉन्च, वायु और नौसैनिक युद्धाभ्यास शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
सामाजिक मुद्दे को लेकर, सामाजिक मुद्दे में देखो आपको प्रीलिम से रिलेटेड तो कुछ मिलना है नहीं। आप देखोगे बाल विवाह हॉटस्पॉट अभी न्यूज में है, तो न्यूज में इसलिए है कि मध्य प्रदेश में आप देखोगे 2020 के बाद बाल विवाह में 47% मतलब तेजी से वृद्धि हुई है। खास करके आप देखोगे रिसेंट में एक जिला है दमोह, दमोह जो एमपी में एक जिला है 2025 में सबसे खराब हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यही है बस, कुछ चीजें आप जो है यहाँ से ध्यान रख सकते हो, बाकी तो मुझे लगा नहीं कुछ। ठीक है, अगला न्यूज है ध्रुवा। ध्रुवा काफी इंपॉर्टेंट है। ध्रुवा क्या है पूछा जा सकता है। तो संदर्भ और अद्वितीय आभासी पते के लिए डिजिटल हब, यानी कहीं ना कहीं डाक विभाग से रिलेटेड है। तो डाक विभाग ने ध्रुवा को शुरू करने के लिए एक मसौदा संशोधन जारी किया है, जो एक यूपीआई जैसी डिजिटल एड्रेसिंग प्रणाली है, जो यूजर को नेम @ एंटिटी जैसे पत्ते लेबल साझा करने में सक्षम बनाती है। ध्यान रखना ये। तो ध्रुव एक राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस, ये ध्यान रखो बस इतना सा, राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, जो यूपीआई जैसे एड्रेस लेवल का उपयोग करके सुरक्षित करती है। बस इतना है पॉइंट टू बी। ठीक है, तो ध्रुवा, ध्रुवा न्यूज में है और ध्रुवा क्या है। ठीक है, ये अगला है भारत का स्टेम भविष्य क्या है। ठीक है, तो स्टेम भविष्य की बात करूं तो मुझे तो यहाँ इसमें जो है बिल्कुल ही कुछ पॉइंट भी दिखे नहीं, पर ये कुछ चीजें भारत में पहल को लेकर अगर बात करें, ये ध्यान रखना ANRF ये 2023 में बनाया गया है, पूछा जा सकता है। तो ये लगभग 50,000 करोड़ का कोर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और बस इतना ही साइंस का। ठीक है, इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है जो 6,000 करोड़ का है। एक इंडिया ए मिशन है जो कि हमारा 10,000 करोड़ का है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का है। ठीक है, RD पर भी आपको पता ही है इंडिया इतना करता है 0.64, और ग्लोबल लेवल पे तो बहुत ज्यादा 1.8% है, मतलब वैश्विक लेवल से भी हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, अगला है शिल्प दीदी। तो शिल्प दीदी कार्यक्रम किससे रिलेटेड है, तो शिल्प है मतलब वस्त्र है। तो केंद्रीय वस्त्र सचिव ने घोषणा करी है कि शिल्प दीदी कार्यक्रम ने महिला कारीगरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करी है, आय में, जिनमें से कुछ की आय 5 लाख रुपए से अधिक। तो ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और भौतिक प्रदर्शनियों सहित उनको ट्रेनिंग देना, डिजिटल कौशल देना, स्किल देना, एक्सेसिबल देना। लॉन्च हुआ था 2024 में, 100 दिवसीय पायलट था प्रोग्राम 2024। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय ये जो है क्रियान्वित कर रहा है शिल्प दीदी, इसको हमने पढ़ा भी है पिछली क्लासों में। ठीक है, मनरेगा का नाम बदलने का प्रस्ताव, इसको हम प्रॉपर पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इनके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये कुछ बातें आप जो है भारत के छात्र प्रवास के बदलते पैटर्न। ठीक है, तो इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हालिया रुझान क्या है। अगला CAPF ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर इतना ध्यान रखो 50% कर दिया। ठीक है, कितना, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल से शुरू होने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ग्रुप C के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% करने की अधिसूचना दी है। मार्स वाली जो मैगजीन है ना, उसमें मजा आएगा आपको। मार्स वाली मैगजीन में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है, बहुत लेवल की न्यूज है। ठीक है, तो वो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अग्निपथ योजना कब आई थी बताओ, क्या विशेषता है, तो कार्यकाल इसका 4 साल होता है, 2022 में आई थी। अग्निवीरों के लिए बाहर निकलने के बाद कोई पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। ठीक है, सेवानिधि पैकेज ये मिलता है 10 लाख, कर मुक्त 4 साल बाद निकलने पर। वेतन है 30,000 रुपए पर महीना। ठीक है, ये होता है, फिर 40,000 तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुल कुल मिला के जो है अग्निवीर। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ठीक है, इसमें भी कुछ है नहीं। भाषिणी अनुसंधान थोड़ा ध्यान रखना, भाषिणी। ठीक है, जो ये बहुभाषी शैक्षणिक सहयोग में सक्षम बनाती है। भारत में बाल विवाह को लेकर ये हमने पूरा पढ़ लिया। आभासी जल निर्यात संकट को लेकर, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक बन गया है और निर्यातक भी बन गया है। तो जो वैश्विक चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा है, मतलब भारत में ही होता है चावल। ठीक है, लेकिन ये निर्यात प्रभु तो पंजाब और हरियाणा जैसे पानी की कमी वाले राज्यों में भूजल की कमी को तेज कर रहा है। अब चावल उगाने से ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। अभी रिपोर्ट आई है आभासी जल निर्यात संकट, उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, बाकी सरकार ने जल शक्ति अभियान चलाया 2019, अटल भूजल योजना चलाई सरकार ने, मिशन अमृत सरोवर भी चलाए।
NAQUIM 2.0 ये भी चलाया हमने, ठीक है। तो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, फिर मोटे अनाज को भी सरकार ने प्रमोट किया, मिलेट वाले। अगला डिफेंस से लेकर कुछ 2-3 चीजें वो ध्यान रखो। INS अरिदमन, रिसेंट में आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, INS अरिघाट न्यूज में थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ही है, मतलब एक प्रोग्राम है सरकार का ATV, ठीक है, ATV प्रोग्राम है 1910 के आसपास देखोगे। तो वहां पर जो है INS अरिहंत, ठीक है, ये कैसी पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पनडुब्बी, 2009 में लॉन्च किया था और 2016 में इसको कमीशन किया। फिर उसके बाद भारत जो है छठा राष्ट्र बना था। अब भारत ने अरिघाट लॉन्च कर दी और भारत ने INS अरिदमन भी तीसरा परिचालन ये जो है तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसलिए INS अरिदमन जो अभी न्यूज में है, भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के साथ अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये तीसरा है, सामरिक बल कमान के तहत अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी है, ध्यान रखना क्योंकि अरिहंत कैटेगरी है, ठीक है। जहाज निर्माण केंद्र है विशाखापट्टनम। विशेषता की बात करें, विस्थापन 6000 टन है। रिएक्टर की बात करें तो 83 मेगावाट प्रेशर वाटर रिएक्टर है, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र खूब सारे हैं। K-15 ये लॉन्च कर सकता है जो कि 750 किलोमीटर रेंज है, और K-4 मिसाइल जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, K-15 और K-4, ठीक है। INS तारागिरी न्यूज में है, तारागिरी। तो तारागिरी भारतीय नौसेना का जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी की श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है, ध्यान रखना, तारागिरी, ठीक है। तो ये 17A की है, स्टील फ्रिगेट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है ये। और ये इतना प्रोजेक्ट है, नीलगिरी कैटेगरी का है, नीलगिरी के बाद हिमगिरी, हिमगिरी के बाद उदयगिरी, उदयगिरी के बाद तारागिरी, फिर आएगा दूनागिरी, ठीक है। तो मुंबई मझगांव जो है इन्होंने निर्मित किया है, और इससे भी हम बहुत सारी मिसाइलें दाग सकते हैं। भारत में साइबर अपराध के हमले को लेकर बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं। अगला है क्षेत्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका नाम है RPREX 2025। तो ये अभ्यास तटरक्षक बल ने तेल रिसाव की घटनाओं के खिलाफ तैयार किया, जो मुंबई तट पर एक क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया। कहां हुआ? मुंबई में, RPREX 2025, ठीक है। अब है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देखो कुछ भी नहीं है, आप देखोगे ना तो खादी से रिलेटेड मुझे कोई फैक्ट नहीं मिला, एक स्कीम मिली स्फूर्ति, ठीक है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखो फैशन उद्योग को लेकर आप देखोगे, वर्ल्ड में ट्रेंड देखोगे, 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, इतना वैल्यू है, ग्लोबल वैल्यू। 300 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, और ये दुनिया के सबसे प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है, वैश्विक फैशन। वो तो सही बात है। पानी की खपत में 50% की वृद्धि करता है, कार्बन उत्सर्जन भी खूब करता है, पर बंद नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, बहुत सारी महिलाएं इनमें काम करती है, ठीक है। और खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 का है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और मोटे मोटे तो यही है, ठीक है। इसके अलावा सरकार का एक 3P दृष्टिकोण है, जो कि MSME मंत्रालय का व्यापक है, जिसमें प्रोजेक्ट, P फॉर प्रोजेक्ट, P फॉर प्रमोशन, P फॉर प्रोपेल, तो 3P। बाकी सरकार का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी एक प्रोग्राम है, ekhadiindia.com, ठीक है। इसमें भी सरकार जो है कुछ न कुछ यहाँ पे कर रही है। और स्फूर्ति प्रोग्राम है, जो कि आप ध्यान रखेंगे, ये वाला स्कीम ऑफ फंड, ये मैं लिख लेता हूं। स्फूर्ति किससे रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये है स्फूर्ति। तो द स्कीम एम टू सपोर्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जो कि परंपरागत उद्योग है, उनको सपोर्ट करने का काम आती है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, प्रतिस्पर्धा देती है, साथ में सतत और रेडी फॉर द मॉडर्न मार्केट के लिए तैयार रहो। तो ये स्कीम ध्यान रखेंगे। स्फूर्ति किससे रिलेटेड है? तो MSME से रिलेटेड है, खादी से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।
और बाकी मिलते हैं अपन। और बाकी SCS 5 ईयर की जो PYQ हमारी सीरीज चल रही है वो बेहतरीन चल रही है, आप उसको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है प्रॉपर, और अब अपनी जो है मार्क्स की रह गई तो वो जल्दी आ जाएगी। तो गुड नाइट सबको, मिलते हैं फिर और नए सेशन के साथ, तब तक ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।